हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जैसा कि हमने कुछ वीडियोस में आपको जानकारी दी कि हिंदुस्तान के अंदर इस समय जिन यूरोपियनों का आगमन हुआ था उसमें सर्वप्रथम पुर्तगालियों का, फिर लेकिन वो जो आया हिंदुस्तान एक कंपनी के तौर पर नहीं आया। कंपनी के तौर पर पहली बार जो यूरोपीय कंपनी हिंदुस्तान आई वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन चारों के बारे में पिछले कुछ वीडियोस में हमने विस्तार से आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि आप वो सारी बातें बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि ये पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, जब हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी हासिल कर लेंगे, फिर इस चैप्टर से पूछे गए जो सवाल है, जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी देखेंगे और मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा कि जो हमने आपको बतलाया, जो भी कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया, वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कितना फायदेमंद है। क्या इससे संबंधित जो सवाल पूछे गए उन सवालों का आप जवाब दे पाने की स्थिति में हैं? अगर आपने उसे बेहतर तरीके से पढ़ा, समझा और साथ में हमने जो बुक्स आपको भेजे हैं उसको भी आपने पढ़ा, तो आप निश्चित रूप से इससे पूछे गए हर सवाल का जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। तो सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल देखा जाएगा और आपको बतलाया जाएगा कि हमने कहां पर और किस जगह पे ऐसे सवालों का जिक्र किया था। तो फिलहाल आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे यूरोपीय कंपनी में जो अंतिम कंपनी हिंदुस्तान आई वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और उसी कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके पहले जो भी कंपनी हिंदुस्तान आई, उन सारे कंपनियों की बात करें तो वो एक प्रकार से प्राइवेट कंपनी थी, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह हिंदुस्तान में आई थी। लेकिन जब हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। इसे जो है कह सकते हैं लुई 14 के प्रधानमंत्री कॉलबर्ट के द्वारा इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई और 1668 एडी में सूरत में इसने फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की। इसके बाद 1669 ईस्वी में मरकारा के द्वारा मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की गई। इसके बाद आप देखिएगा 1674 ईस्वी के आसपास में पांडिचेरी उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना। अगर हम पश्चिम बंगाल के यानी बंगाल में अगर बात करें तो बंगाल में उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है वो क्या था, चंद्र नगर था, जिसे चंदन नगर भी कहा गया। और वहां पर लगभग 1690-92 ईस्वी के आसपास में वहां पर अपनी फैक्ट्री लगाई। तो यहां पे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम फ्रांसीसियों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे सूरत हो गया, 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के द्वारा स्थापित किया गया। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में मरकारा के द्वारा फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1674 ईस्वी के आसपास में पांडिचेरी कह सकते हैं कि वहां पर फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की और फिर चंदन नगर में जाकर अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। तो एक सीक्वेंस भी याद रखना है कि कौन कौन से वर्ष में कब स्थापित हुआ, या क्रम एक तरह से याद रखना है कि पहले कहां फिर कहां फिर कहां, किस तरह से। तो कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जाते हैं वो है कि क्रम से बताएं, क्रम से मतलब जो है इसे सजाएं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रांसीसी हिंदुस्तान के अंदर अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में सबसे लास्ट में आई, और वो एक सरकारी कंपनी थी जिसकी स्थापना फ्रांसीसी सम्राट लुई 14 के प्रधानमंत्री कॉलबर्ट के द्वारा किया गया था। और एक बात आप समझ जाइए कि इसका सरकारी कंपनी होना हिंदुस्तान में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में इसकी पराजय का एक बहुत बड़ा कारण बना। आपको पता है कि जो सरकारी कंपनी होती है उसमें क्या है कि जैसे हिंदुस्तान में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच जब युद्ध होते थे तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, फटाफट डिसीजन लेता था और फिर जो करना होता था वो कर जाता था। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, उसकी सेना जो है वो फ्रांस की सरकार का इंतजार करती थी, उसके निर्देश का इंतजार करती थी। तब तक बहुत देर हो चुका होता था और इस वजह से हिंदुस्तान के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में।
अगर हम देखें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात, तो हमने आपको बताया था कि जिस तरह से अगर हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वेरिंग ओस्ट इंडीसे डी कंपनी उस कंपनी का मूल नाम था। जब हमने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की तो द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज उसका मूल नाम था। इसी तरह से अगर हम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, अगर हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम था कंपनी डी इंडिस ओरिएंटल्स। कंपनी डी इंडिस ओरिएंटल्स ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम था या एक सरकारी कंपनी थी, हिंदुस्तान में आई थी व्यापार करने के लिए। फ्रांस की स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं थी और फ्रांस की जो सरकार, उसके जो प्रधानमंत्री कोलबर्ट ने चूंकि उसे जब देखा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह व्यापार कर रही है और बहुत ही मुनाफा कमा रही है, तो फ्रेंच जो वहाँ की सरकार थी उस सरकार को ये लगा कि क्यों नहीं एक सरकारी कंपनी बनाकर हिंदुस्तान के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करके उसके लाभ से फ्रांस को भी जोड़ा जा सके, ताकि जो खराब होती माली स्थिति है उसको क्या है बेहतर किया जा सके। और तब फिर जाके 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और वो एक सरकारी कंपनी थी और उसका मूल नाम याद रखना है कंपनी डी इंडिस ओरिएंटल्स था। वेरिंग ओस्ट इंडीसे डी कंपनी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था और इस कंपनी का यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम कंपनी डी इंडिस ओरिएंटल्स था। ठीक है, तो आगे और सब बातें समझते हैं यहां पर। ठीक, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1664 ईस्वी में। 1664 एडी में फ्रांस के सम्राट लुई 14, बहुत महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखना है। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14 के एक मंत्री कोलबर्ट ने, ठीक है, एक मंत्री कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। यह एक सरकारी कंपनी थी। देखिए जहां जहां पर भी कलर चेंज है, ठीक है, समझ जाइए, वहां वहां से सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। सबसे अंत में, ये कई बार सवाल आया कि सबसे अंत में कौन सा आई थी, तो हमने आपको कोडिंग बताया था PDEDF। ये स्थापना का क्रम नहीं है, ये क्रम किसका है, हिंदुस्तान में आगमन का। और पुर्तगाली हमने आपको बताया कंपनी के तौर पर नहीं, कंपनी के तौर पे पहली बार डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, तो पुर्तगाली के बाद डच, इसके बाद इंग्लिश, इसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी, तो सबसे अंत में कौन आया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो आई थी ना। तो ये एक सवाल याद रखना है, सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल, और सबसे बाद में भी गया था पुर्तगाल, ये ध्यान रखिएगा। 1961 में ही जाकर गोवा हमें हिंदुस्तान को वापस मिल सका था पुर्तगालियों से। तो सबसे पहले पुर्तगाल आया और सबसे बाद में गए भी हिंदुस्तान से पुर्तगाल ही। ठीक है, तो भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1664 ईस्वी में। फ्रांस के सम्राट लुई 14 के एक मंत्री कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। यह एक सरकारी कंपनी थी जिसका मूल नाम था कंपनी डी इंडिसे ओरिएंटल्स। ठीक है, हमने लिखा कंपनी डी इंडिसे ओरिएंटल, इसका कोडिंग CO फ्रा याद रखना, CO फ्रा, कंपनी डी इंडिस ओरिएंटल। अगर आप देखिए वॉयस कंपनी वेरिंग ओस्ट इंडीज से डी कंपनी, वॉयस डी है ना, तो वॉयस डी का मतलब वेरिंग ओस्ट इंडीज से डी कंपनी, ये किसका नाम है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जब हम CO फ्रा की बात करते हैं तो कंपनी डी इंडिस ओरिएंटस ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम है। तो CO फ्रा कंपनी डी इंडिस ओरिएंटल्स ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम है, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम था वेरिंग ओस्ट इंडीसे डी कंपनी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बस्तियां थी, ठीक है, हमने आपको बताया 1664 में स्थापना हुई और हिंदुस्तान में आया 1668 में। और 1668 में सूरत में फ्रांसिस कैरों, ठीक है, फ्रांसिस कैरों के द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1668 ईस्वी में सूरत में की गई। इसके बाद 1669 ईस्वी में मरकारा ने फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कहां पे की थी, मसूलीपट्टनम। इसे ही मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1669 ईस्वी में स्थापित की। तो पहली फैक्ट्री सूरत में, दूसरी फैक्ट्री कहां पे हो गई, मसूलीपट्टनम में।
लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए कि फ्रांसीसियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था, तो वो पांडिचेरी। अभी अभी हमने आपको बताया इसके पहले की वीडियो में कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गतिविधियों का मुख्य केंद्र ट्रैंक्वेवार था। लेकिन क्या था, लेकिन जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार उसका मकसद, उसका उद्देश्य बन गया, तो उस समय उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बदलकर सेरमपुर श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल हो गया था। तो पांडिचेरी फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य कोठी। अब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हालांकि इसको लास्ट में मैं बताऊंगा। यहां पर इस बात को समझने की है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप समझ जाइए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नौसैन्य जो ताकत थी, वो ताकत यूरोप की अगर हम बात करें तो वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा प्रबल, ज्यादा सशक्त थी। लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में जो है वो क्या है कि हार गई, हिंदुस्तान को जीतने में असफल रही, और जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि अगर आप देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था, पांडिचेरी। लेकिन आपको पता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था, बंगाल। तो बंगाल और पांडिचेरी, पांडिचेरी भी एक समुद्र तटीय इलाका था, ठीक है, महत्वपूर्ण केंद्र था व्यापार का, लेकिन ओवरऑल उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना महत्वपूर्ण बंगाल था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने या शुरुआत की जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी राजनीतिक गतिविधियां हिंदुस्तान में प्रारंभ की, तो उसने बंगाल के क्षेत्र पर ही जो है अपना दबदबा स्थापित किया, जबकि फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी से पूरे हिंदुस्तान को जीतने की कोशिश की। लेकिन उस शक्ति के मुकाबले वो हिंदुस्तान को जीत पाने में सफल नहीं रही, जिसने बंगाल को केंद्र में रखकर पूरे हिंदुस्तान को जीतने की कोशिश कर रहा था, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पांडिचेरी उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। फ्रैंको मार्टिन ने 1674 ईस्वी में एक भूमि का टुकड़ा पुडुचेरी प्राप्त की। उसने वहां पर एक कोठी और शहर स्थापित की, जिसे पांडिचेरी कहकर पुकारा जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि पांडिचेरी जो शहर है, वर्तमान में जो भी उसकी स्थिति है, उसका अगर आधुनिक कह सकते हैं, उसका मॉडर्नाइजेशन करने का श्रेय किसी को अगर जाता है तो वो फ्रैंको मार्टिन है, जो कि वहां पे 1674 ईस्वी में एक कोठी और एक शहर स्थापित की, जिसे पांडिचेरी कहकर पुकारा गया। इस प्रकार पांडिचेरी की स्थापना का श्रेय फ्रैंको मार्टिन, पांडिचेरी की स्थापना का श्रेय फ्रैंको मार्टिन को ही जाता है। यह भारत में फ्रांसीसियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र बना। फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रधान बना। उसने पांडिचेरी में जिस किले का निर्माण कराया था, उसे फोर्ट सेंट लुइस कहा गया। यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि मद्रास में आपको पता होगा फोर्ट सेंट डेविड की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार अगर हमने आपको बताया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहां पर जानकारी दी थी कि 1639 एडी में अंग्रेजों ने मद्रास के क्षेत्र में कौन सा फोर्ट स्थापित किया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। बंगाल में कलकत्ता में फोर्ट विलियम, ठीक है। इसी प्रकार कलकत्ता या चिंसूरा जो बंगाल है, वहां पर डचों ने किला बनाया जिसको गुस्तावुल का किला कहा जाता है। तो इसी तरह से अगर हम फ्रैंको मार्टिन की बात करें, पांडिचेरी की बात करें, तो पांडिचेरी में फ्रैंको मार्टिन ने, यानी कि फ्रांसीसी कहिए, कि वहां पर जो फोर्ट स्थापित किया था उसे फोर्ट सेंट लुइस कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझे, नक्शे के थ्रू समझने की कोशिश करें, कटसी जो है विकिपीडिया से हमने ये जो है मतलब मैप लिया है, तो आप देखिएगा ये सूरत है, ठीक है, ये सूरत हो गया। सूरत जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सूरत जो है वो क्या है कि वो कोई जरूरी नहीं है कि केवल इसी की गतिविधियों का केंद्र होगा। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा, एक केंद्र रहा, तो सूरत हो गया। तो सूरत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गए। इसके बाद दूसरी जो है वो क्या है कि मसूलीपट्टनम देखिए यहां पर है, ये मसूलीपट्टनम भी जो है ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का, सूरत भी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। इसके बाद पांडिचेरी की अगर हम बात करें, तो पांडिचेरी के संबंध में थोड़ी सी बात आप समझिए, ठीक है, कि यहां पे देखिए ये साउथ इंडिया का देख रहे हैं नक्शा, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, यनाम का क्षेत्र है, ये यनाम है, और ये क्या है, पुदुचेरी, और ये कराईकल, और ये माहे।
वास्तव में ये 1, 2, 3 एंड 4 ये चार जो क्षेत्र है, ये चार क्षेत्र मिलकर पांडिचेरी का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर सवाल आपसे यह पूछा जाए कि पांडिचेरी वर्तमान भारत के किन किन राज्यों में स्थित था या स्थित है, तो उसके चार जिले हैं। सबसे पहली बात कि सबसे ऊपर यनाम हो जाएगा, जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, ये यनाम जो है ये कहां पे है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। पांडिचेरी और कराईकल जो है वो किस क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में हो जाएगा। जबकि माहे की बात आएगी तो ये केरल के क्षेत्र में है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो पांडिचेरी का हिस्सा है वो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद देखिए ये फोर्ट सेंट लुइस का प्रवेश द्वार है जो कि पांडिचेरी में है, और ये फ्रैंको मार्टिन, ठीक है, स्टेचू ऑफ फ्रैंको मार्टिन है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे देखिए पांडिचेरी ये गतिविधियों का मुख्य केंद्र हो गया। इसी में जो है यनाम यहां पर है, ठीक है, पांडिचेरी हो गया, इसके बाद कराईकल हो गया, इसके बाद माहे हो गया। तो ये सब फ्रांसीसी गतिविधियों का मुख्य केंद्र हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां चंद्रनगर, ये चंद्रनगर फ्रांसीसियों की गतिविधियों का एक केंद्र था। 1675-75 के आसपास में, कहीं कहीं 1690-92 मिलता है। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो उसकी फैक्ट्री थी वान सूरत में, इसके बाद दूसरा हो जाएगा, दूसरा सूरत के बाद जो है दूसरा हो जाएगा मसूलीपट्टनम, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। इसके बाद पांडिचेरी में तीसरा हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा कहां पे, चंद्रनगर में, ठीक है, चंद्रनगर में चौथा हो गया। तो ये क्रमशः इस तरह से चले, इस तरह से यहां, फिर यहां, और फिर सीधे पहुंच गया चंद्रनगर में। इस तरह से इसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र है और क्रम से स्थापित हुआ। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। तो फ्रैंको मार्टिन यहां पे समझ गया। फोर्ट सेंट लुइस जो है पांडिचेरी में बना हुआ किला हो गया। इसके आगे देखिए चंद्रनगर बंगाल में मुख्य फ्रांसीसी बस्ती। फ्रैंको मार्टिन ने ही 1690-92 ईस्वी में बंगाल में चंद्रनगर में अपनी एक अन्य महत्वपूर्ण बस्ती की स्थापना की, जो बंगाल में उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहां पर अगर आप चंद्रनगर की बात करें, ठीक है, और बहुत ही क्लोज अगर आप देखना, देखिए कोलकाता यहां पर ये चंद्रनगर है। ये चंद्रनगर जो है वो क्या है कि यहीं पर आप देखिएगा आसनसोल है, दुर्गापुर, बर्धमान, कलकत्ता, चंद्रनगर के आसपास में इलाका हो गया, ठीक है। ये हल्दिया है, ये महेश तला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको और भी जो है हमने अब विस्तृत रूप से आपको बताया। अब देखिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कार्नेटिक युद्ध, तो यहां तक आप बात पूरी तरह से समझ गए ना। अब हम लोग बात करेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में। आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर, अब पहले समझ लेते हैं तो इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। इसको समझिए कि ये एंग्लो फ्रेंच वॉर, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। अब आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, आंग्ल का मतलब है अंग्रेज। हालांकि अगर आप संविधान जब पढ़ेंगे, जब एंग्लो इंडियन की बात आती है तो वहां पे आंग्ल का मतलब सिर्फ अंग्रेज नहीं है, सभी यूरोपियन के लिए एंग्लो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए। लेकिन फिलहाल यहां पर एंग्लो का मतलब है अंग्रेज और फ्रेंच मतलब हो गया फ्रांसीसी, ठीक है। इन दोनों के बीच अगर आप देखिए पुर्तगाली है, डच है, इंग्लिश है, डेनिश है, फ्रांसीसी है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पीडीईडीएफ ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। पुर्तगाली हिंदुस्तान आए, कब आए, 1498 में, और 1500 तक मतलब 1600 तक एक प्रकार से 100 सालों तक उसकी मोनोपोली बनी रही, ठीक है। इसके बाद क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में, इसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 16। तो ये हो गया 8, ठीक है, 1600 डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605, 1608 और 1616 में ये तीन कंपनियां हिंदुस्तान में आ गई। इसके बाद 1668 में 1668 एडी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। हमने आपको बताया कि जब पुर्तगालियों की, अगर आप ऐसे समझिए कि 1498 को आप मान लीजिए मोटे तौर पे 1500, तो 1500 से और 1600 के बीच में क्या कोई यूरोपीय कंपनी हिंदुस्तान में आई? नहीं आई। पूरा अब 100 वर्ष पूरा जो है इस्तेमाल किया, पूरी मोनोपोली, पूरी दादागिरी रही पुर्तगालियों की भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के बाद, ठीक है। लेकिन 1600 ईस्वी जैसे ही स्टार्ट होता है,
ठीक है, 17वीं शताब्दी उसको हम कहेंगे। 1600 से लेकर मतलब उसके पूर्वार्ध में देखिए तो हिंदुस्तान के अंदर पुर्तगालियों के लिए अब बहुत सरल काम नहीं था भारत पर शासन करने या भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखना, क्योंकि अन्य यूरोपीय कंपनियां भी अब हिंदुस्तान के अंदर दस्तक जो है वो देनी प्रारंभ कर दी थी, और उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये ध्यान आपको रखना है कि इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। और हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी वो हिंदुस्तान के बजाय कहां पर उसका ज्यादा दिलचस्पी या उसका इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट था साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो दिलचस्पी थी उसको आप समझिएगा कि वो दिलचस्पी कहां पे थी, साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में। यहां पर जो है ये सुमात्रा, जावा, कालीमंतान, सुलावेसी, इस तरह का। तो वो इधर से चलकर आए और इधर गए, वो हिंदुस्तान नहीं आए डच। लेकिन पुर्तगाली की बात करें, हिंदुस्तान आया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, हिंदुस्तान आया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, हिंदुस्तान आया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, हिंदुस्तान आया। लेकिन अगर हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो हिंदुस्तान से पहले साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में गया। और जब यहां पता चला कि भारत के कोरोमंडल क्षेत्र में उत्पादित होने वाले सूती वस्त्र की यहां के बाजारों में भारी मांग है, तो फिर उस सूती वस्त्र को प्राप्त करने के लिए फिर ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में उसने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरेस्ट शुरुआत से यहां पे था, हिंदुस्तान में कम था। इसीलिए 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के बाद हिंदुस्तान पर जो वर्चस्व की स्थापना को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष पुर्तगाली और इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप कहीं पर भी फाइट में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? हमने आपको बता दिया कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार तक ही अपने को सीमित कर लिया था, तो उससे किसी भी कंपनी को कोई खतरा नहीं था। इसलिए बल्कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियां हिंदुस्तान में थी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, वो अन्य यूरोपीय कंपनियों की भारत में राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना में किसी न किसी रूप में सपोर्ट ही कर रही थी। तो इसलिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी पराजित नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए यह कहा जाता है कि डच चूंकि यहां पे थे, इसलिए हिंदुस्तान पर जो भी संघर्ष हो रहा था वो पुर्तगाली, इंग्लिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। लेकिन जब हम पुर्तगाली की बात करते, पुर्तगाली ने क्या किया कि ये समझ लिया कि हिंदुस्तान में अब जो है उसकी जो मोनोपोली जो 100 साल में रही, वो मोनोपोली अब स्थापित होने वाला नहीं है। और साथ में इसको क्या है कि ब्राजील जैसे देश में वहां पर उसको एक नया उपनिवेश मिल गया, तो उसका फोकस जो है वो क्या हो गया, उधर की ओर ज्यादा हो गया, हिंदुस्तान पर कम हो गया। तो क्यों कम हुआ? पहली बात कि वो इस बात को समझ लिया था कि अब इंग्लिश भी है, फ्रांसीसी, बहुत सारी कंपनियां आ गई, उस सब के साथ हमें संघर्ष करना होगा। तो इसलिए बहुत सरल काम नहीं है हिंदुस्तान के अंदर अपना प्रभाव स्थापित करना। इसलिए उसने गोवा, दमन, दीव वगैरह के क्षेत्र में, बेसिन वगैरह, इन सब में ही उसने अपनी गतिविधियों को सीमित कर लिया और शेष भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया। तो पुर्तगालियों ने यहां सीमित कर लिया। दूसरी बात, ब्राजील में उसका ध्यान चला गया। तो हिंदुस्तान में जो बच गया वो इंग्लिश और फ्रांसीसी कंपनी जो हिंदुस्तान के अंदर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती थी। तो इस रूप में अगर आप देखा जाए तो वर्तमान भारत में जो साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वहां पर इंग्लिश और फ्रांसीसी कंपनी के बीच सीधी टक्कर प्रारंभ हो गई। कुछ और बातें आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के बाहर की अगर बात करें, यूरोप की अगर बात करें, इस समय यानी कि जो उस समय की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि उस समय क्या था कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों यूरोप में एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। उन दोनों के बीच आप समझ जाइए संबंध वैसे ही थे जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का संबंध है। तो इंग्लैंड और फ्रांस अक्सर किसी ना किसी मुद्दे को लेकर वहां पर उलझ जाया करते थे। और होता इसका असर क्या था कि इस युद्ध का, उन दोनों के बीच होने वाले किसी भी यूरोपीय युद्ध का असर उन सारे देशों पर भी पड़ता था जिन जिन देशों में इन दोनों देशों की कंपनियां कार्य कर रही होती थी। हिंदुस्तान के अंदर इंग्लैंड और फ्रांसीसी कंपनी के बीच 3 संघर्ष हुए, चूंकि कार्नेटिक क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कार्नेटिक युद्ध के नाम से भी पुकारा जाता है।
और इस बात को भी समझ लेना है कि कार्नेटिक युद्ध में जो 3 युद्ध हुआ, उस 3 युद्ध में पहला और तीसरे युद्ध का कारण इंटरनेशनल था। आप खुद समझिए कि इंटरनेशनल मतलब हो गया कि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे से जैसे ही मतलब लड़ना प्रारंभ कर देते थे, इसका असर उन सारे देशों पर भी पड़ता था जिन देशों में इन दोनों देशों की कंपनियां कार्य कर रही होती थी। हिंदुस्तान में दक्षिण भारत के कार्नेटिक क्षेत्र में इंग्लिश और फ्रांसीसी कंपनी के बीच जो कुल 3 संघर्ष हुए, उसमें पहला और तीसरे युद्ध का कारण इंटरनेशनल था, ये हम आपको बताएंगे। और अंततः एक बात समझिएगा कि पहले युद्ध में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कह सकते हैं कि तुलना में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पलड़ा भारी रहा था। डुप्ले जो है वो क्या है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलंदी पर ले गया था, लेकिन दूसरे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष से स्थिति में मतलब क्या है कि बदलाव आया। डुप्ले की स्थिति जो है वो कमजोर हुई। अर्काड का प्रसिद्ध घेरा 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने डाला था, और उसी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अर्काड के डाले गए प्रसिद्ध घेरे ने भारत में डुप्ले के भाग्य का सर्वनाश कर दिया। और ना सिर्फ डुप्ले बल्कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के भी मतलब उसके प्रभाव को जो है हिंदुस्तान में खत्म कर दिया। तो हमें उसके बारे में जो है वो क्या है कि समझना है, ठीक है। तो ये फिलहाल चलिए अब आप समझते हैं हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, ठीक है। धीरे धीरे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इसके पहले जो हमने आपको बताया, आपको ध्यान में होगा, और वो क्या बताया कि सबसे पहले सूरत, फिर उसके बाद कह सकते हैं मसूलीपट्टनम, इसके बाद पांडिचेरी, उसके बाद चंद्रनगर। उनमें जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ता गया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर प्रभाव बढ़ने लगा था। चूंकि इससे पहले ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अपना प्रभाव जमा चुकी थी, इसलिए अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर जल्द ही दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गए। यह संघर्ष चूंकि दक्षिण भारत के कार्नेटिक क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को, यह ध्यान रखना है, इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कार्नेटिक युद्ध के नाम से पुकारा जाता है। तो सीधा जब सवाल पूछा जाएगा ना, तो सवाल यही पूछा जाता है कि कार्नेटिक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच दे देगा, अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच, अंग्रेज और डचों के बीच। तो वास्तव में जो कार्नेटिक युद्ध है वो युद्ध लड़ा गया आंग्ल और फ्रांसीसी, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। और चूंकि दक्षिण भारत के कार्नेटिक क्षेत्र में यह युद्ध लड़ा गया, इसलिए इसको कार्नेटिक युद्ध कहकर भी पुकारा जाता है। हमने आपको बताया कुल कितने आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुए, 3, ठीक है, 3 संघर्ष हुआ। इसको थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहला है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट है, सेकेंड एंड थर्ड। पहला युद्ध जो है 1746 से 48 के बीच हुआ। दूसरा युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ, और तीसरा युद्ध 1758 से 63 ईस्वी के बीच हुआ। हमने आपको बताया पहला और तीसरे युद्ध का कारण इंटरनेशनल था, तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, यानी इस युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। यह सब याद रखना है। जबकि 1758 से 63 ईस्वी के बीच का जो युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध हुआ, वो यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था, यानी इसका कारण हो जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध। जबकि सेकंड जो युद्ध है वो हैदराबाद और मैसूर, इन दोनों क्षेत्रों में, ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है, और हैदराबाद और कर्नाटक, इन दोनों के आंतरिक मामले में दोनों कंपनियों का उलझ जाना इस युद्ध का क्या बन गया, कारण बन गया। तो पहले युद्ध जो है वो 1746 से 48, दूसरा युद्ध 1749 से 54 के बीच में, तीसरा युद्ध हुआ 1758 से 63 ईस्वी के बीच में। पहले युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, दूसरे युद्ध का कारण था हैदराबाद और कर्नाटक की आंतरिक राजनीति में दोनों कंपनियों का उलझ जाना। तीसरे युद्ध का कारण 1758 से 63 के बीच में जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच चलने वाला सप्तवर्षीय युद्ध था।
अब इसमें जो है पहले फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया और के उत्तराधिकार युद्ध, ये युद्ध खत्म हुआ एक्स ला शॉपेल की संधि के अंतर्गत। एक्स ला शॉपेल की संधि के अंतर्गत ये युद्ध खत्म हुआ। और ये संधि जो है वो कब हुई थी? 1748 में। 1748 ईस्वी में एक्स ला शॉपेल की संधि के अंतर्गत ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध खत्म हुआ। और जैसे ही युद्ध वहां खत्म हुआ, हिंदुस्तान में भी प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो है वो क्या होगा? खत्म होगा। यहां पर अगर बात करें तो ये पांडिचेरी की संधि हुई थी। पांडिचेरी की संधि ये 1754 ईस्वी में हुई थी और इसके अंतर्गत दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष खत्म हो गया। जब तीसरे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की बात की जाती है तो ये पेरिस की संधि के अंतर्गत युद्ध खत्म हुआ। पेरिस की संधि, और ये संधि पेरिस की हुई थी 1763 1763। और इसके अंतर्गत जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच जो चल रहा था, जैसे ही ये खत्म हुआ वैसे ही जो है भारत में तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भी खत्म हो गया। कुछ बातें और समझिएगा। इस युद्ध का एक अंग था आम्बूर का युद्ध। ठीक है, आम्बूर का युद्ध इस युद्ध का एक हिस्सा था। इसी प्रकार जब हम 1758 से 63 के बीच जो तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है, इस संघर्ष का एक जो है मतलब जो है कह सकते हैं एक संबंधित युद्ध है वांडी वाश का युद्ध। और ये वांडी वाश का युद्ध 1760 में लड़ा गया और किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। और इसी वांडी वाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को 1760 ईस्वी में ही निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। यानी कि ये 1758 से 63 के बीच ये संघर्ष चला, लेकिन इस 1760 में ही अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। लेकिन चूंकि वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार वहां पे जो सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, तो जब तक वो युद्ध समाप्त नहीं होता, हिंदुस्तान में भी इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होने वाले युद्ध के समापन की घोषणा नहीं की जा सकती थी। तो 1760 में ही जो है उसकी स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन 1763 में जब पेरिस की संधि हुई ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच और सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुए, तो तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हिंदुस्तान में वो भी उसका भी फाइनल समापन हुआ। और इस युद्ध यानी 1760 के वांडी वाश युद्ध के साथ ही उसी में पराजित होने के बाद फ्रांसीसियों की स्थिति हिंदुस्तान में खराब हो गई। और 1754 ईस्वी में कह सकते हैं कि उसने 1774 ईस्वी में पांडिचेरी को जो उसने अपनी फैक्ट्री बनाई थी, वही उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र रह गया, वहीं तक वो सीमित हो गया। जैसे पुर्तगालियों ने गोवा दमन दीव तक अपने को सीमित कर लिया, उसी तरह से फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में अपने को सीमित कर लिया। इसकी मतलब वो एक प्रकार से उसी में वो सिमट कर रह गए। इसके बाद उसने बाहर की तरफ झांकने की कभी कोई कोशिश नहीं की। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक प्रकार से जो है वो कह सकते हैं बहुत ही निर्णायक जो एक जीत थी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले में जो कंपनी ठहरती थी वो केवल और केवल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन 1760 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर देने के साथ ही उसका जो कट्टर प्रतिद्वंदी था ना सिर्फ यूरोप में बल्कि हिंदुस्तान के अंदर, वो वहां से क्या हो जाता है, एक प्रकार से मतलब सिमट जाता है। वो उसकी ओर से मिलने वाली सारी चुनौतियों का एक प्रकार से अंत हो जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब